हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो है चैप्टर नंबर 7 और 8 बोल सकते हो आप। अशोका द एम्पायर हु गेव अप वॉर, जिसका नाम है। तो आज हम अशोका के बारे में बात करेंगे। अशोक कौन था और कैसे वो गद्दी पे आया, ठीक है, कैसे उसने राज किया, ठीक है, और कौन से डायनेस्टी को उसने हटा के अपना राज करने की कोशिश की। क्लियर? तो चलते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन के साथ हम शुरू करते हैं। एक बार कोई रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था लास्ट टाइम। ठीक है, तो हमने देखा था जब स्टार्टिंग की थी कि 2 मिलियन ईयर्स एगो से अपनी ह्यूमन हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन था हमारा। और हमने देखा था कि ये जो था ये 10,000 तक अराउंड था, जो पैलेलिथिक था, है ना। ठीक है, और फिर 8,000 तक मेसोलिथिक था और 3,000 तक नियोलिथिक था। तो ये हमारा जो था, ये पार्ट हमारा स्टोन एज होता था, है ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो 2700 BCE में 2700 BCE में हमारी सबसे ज़्यादा जो अर्ली हमारी सिविलाइजेशन थी, जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो स्टार्ट हुई और 1600 तक आते आते उसका एंड हो गया, है ना। एंड का भी हमने कारण देख लिया था कि वो एंड क्यों हुई थी। क्लियर? तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा 1500 में वैदिक एज की स्टार्टिंग हुई और 1000 तक हमारी जो वैदिक एज थी, अर्ली वैदिक एज, वो चली। ठीक है, ये अर्ली वैदिक एज। ठीक है, तो ये वैदिक एज चली हमारी। उसके बाद हमने देखा कि 10,000 से लेके 10,000 से लेके 1000 से लेके अराउंड 600 तक हमारा लेटर वैदिक एज आता है। ठीक है, लेटर वैदिक एज आता है, लेटर वैदिक एज या पीरियड भी बोल सकते हैं आप, जिसमें हमारे चारों के चारों जो वेद थे वो कंप्लीट हो गए थे। और इस पीरियड में हमारा जो था आपका ऋग्वेद, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब आए। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 500 BC में हमारे महाजनपद बनने स्टार्ट हुए। ठीक है, महाजनपद बनने स्टार्ट हुए। तो महाजनपद में हमने देखा कि उसमें एक सोसाइटी आ गई थी, वर्ण सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो रिलीजियस बेसिस पे लोगों ने डिवीज़न करने स्टार्ट कर दिए थे और वहाँ पे बेसिकली चार कास्ट निकाली गई थी। एक ब्राह्मण्स थी, एक क्षत्रिय थे, एक शूद्र और एक वैश्यास थे। तो ये सब हमने देख लिया था। और हमने देखा कि 325 में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 325 BC में क्या होता है। तो 500 से लेके 325 तक आपके महाजनपद चलते हैं। हमने मगध और वाजी की बात की थी, उसमें हमने ये भी देखा था संघ क्या होता है ना, गण क्या होता है। और हमने बुद्ध और महावीर के बारे में भी जाना था, जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में जाना था। और हमने उपनिषद के भी बारे में भी देखा था, और देखा था कि हाँ, उपनिषद जो थे वो आइडियाज़ और डायलॉग्स होते थे बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और जैसे कि इस डिस्कशन से कुछ आइडियाज़ निकल के आते थे, जो डायलॉग्स वो आपस में एक्सचेंज करते थे, उससे कुछ आइडियाज़ निकल के आते थे। जैसे कि एक मुंद का उपनिषद होता है, उसमें सत्यमेव जयते लिया गया, एक आइडिया है सत्यमेव जयते की, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब 325 में क्या हुआ। 325 में चंद्रगुप्त करके एक बंदे हुए और उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया 325 में। ठीक है, अब किया कैसे। उनकी जो एक असेंबली होती थी, जो उनके नोबल्स होते थे, वहाँ पे बेसिकली एक चाणक्य नाम के बंदे होते थे। चाणक्य आपने नाम सुना होगा, है ना। चाणक्य या फिर कौटिल्य भी बोलते हैं हम उनको, और कौटिल्य। तो चाणक्य और कौटिल्य नाम के एक बंदे होते थे। तो उन्होंने जो मौर्यन डायनेस्टी के बेसिकली फाउंडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनको कन्विंस किया कि वो मगध के ऊपर अटैक करे और जो गद्दी है मगध की वो अपने अंडर ले ले। और वहाँ जो डायनेस्टी होती थी
जिसका नाम था नंदा डायनेस्टी, उसको हटा के अपना राज वहाँ पे कर ले। तो 325 में एग्जैक्टली यही हुआ। जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने नंदा डायनेस्टी को हटा के अपना खुद का जो डायनेस्टी थी उसको एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, ये तो हटा दिया उन्होंने, और अपनी खुद की डायनेस्टी जिसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी उसको एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, काफ़ी ध्यान से समझना है इसको। क्लियर? तो अब हमें पता कैसे चलता है कि ये सब हुआ? ठीक है, ये सब हुआ तो एक बुक लिखी थी। किसने? चाणक्य ने। चाणक्य या कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो जो चाणक्य थे उन्होंने बुक लिखी, या कौटिल्य भी बोल सकते हो, इन्होंने लिखा क्या? अर्थशास्त्र। तो ये सब नॉलेज देता है हमें कि उस टाइम जो राजा का शासन था, जो गद्दी थी वो कैसे चलती थी, और जो पॉलिटिकल जो उनके रिफॉर्म्स थे उसके बारे में भी काफ़ी कुछ हम आज जानेंगे। ठीक है, तो ये जो मौर्यन डायनेस्टी है, जो उसका जो टाइम पीरियड था वो 325 में स्टार्ट होता है। ठीक है, विद चंद्रगुप्त, और 185 में एंड हो जाता है। वो भी हम देखेंगे कि एंड कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्लियर? तो 325 में सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त। तो एनसीईआरटी जो है आपकी वो 3 राजाओं के बारे में बात करती है इसमें। एक तो चंद्रगुप्त है, फिर बृहद्रथ आते हैं, और सॉरी बिंदुसार आते हैं, माय बैड। फिर बिंदुसार आते हैं, ऐसे आ रहे, और फिर लास्ट में आते हैं अशोका। उसके बाद भी आए हैं, लेकिन एनसीईआरटी इन्हीं के बारे में बात करती है, तो मैं आपको अगले भी बता दूंगा। ठीक है, बृहद्रथ आते हैं एंड में, जो आखिरी आपके मौर्यन किंग हुए थे। ठीक है, एम्पायर के, ये एक एम्पायर था, काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने अपने अंडर में ले रखा था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि चाणक्य कौन थे। सबसे पहले देखते हैं, एक ओवरव्यू मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, अब हम एक 1 बाय 1 डीपली थोड़ा देखेंगे। तो चाणक्य एक ब्राह्मण थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, जो कास्ट सिस्टम था ना उसके हिसाब से ब्राह्मण थे, और इन्होंने सजेस्ट किया किसको? चंद्रगुप्त को। सजेस्टेड चंद्रगुप्त टू टेक ओवर नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी को टेक ओवर करने के लिए इन्होंने उनको सजेस्ट किया। ठीक है, और नंदा डायनेस्टी कहाँ होती थी उस टाइम पे? मगध में। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, महाजनपद होता था एक, नंदा डायनेस्टी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और इन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। रोट शास्त्र। ठीक है, क्लियर? तो इसी के कंटेम्प्रेरी, इसी टाइम में एक, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो एक बंदे होते थे जिनका नाम था मेगास्थनीस। क्या नाम था? मेगास्थनीस। उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीस कौन थे? ये भी एक बंदे थे जो कि बाहर से आए थे, इनके किंगडम में आए थे, इनके चंद्रगुप्त के टाइम। ठीक है, और इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। ये जो मेगास्थनीस थे नोबल थे किसके? सेलेकस निकोटर के नोबल थे। ठीक है, तो ये इनके पास आए थे जानने के लिए कि क्या चलता है इनके राज्य में। तो उन्होंने एक बुक लिखी इंडिका, जिसमें बताया गया, क्या क्या बताया गया, कि जब भी राजा चलता था तो इंडिका में बताया गया कि लार्ज सेलिब्रेशंस होती थी। ठीक है, और जो किंग था
वो सराउंडेड वो सराउंडेड बाय आर्म्ड वीमेन। ठीक है, तो जो औरतें होती थी उनकी एक फ़ौज चलती थी साथ में, जो आर्म्ड होते थे, या तो चाकू लेके या तलवारें लेके चला करते थे साथ में। ठीक है, तो जो किंग था, ठीक है, वो सराउंडेड था बाय आर्म्ड वीमेन। ठीक है, तो एक नॉवल थे किसके, सेलेकस निकोटर के, आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने ही बताया है कि जो फूड दिया जाता था राजा को, वो टेस्ट किया जाता था पहले। ठीक है, टेस्ट करते थे कि फूड में कोई जहर तो नहीं है। ठीक है, किसी ने जहर तो नहीं मिलाया है, तो वो टेस्ट किया जाता था। तो आप देख पा रहे कि कितनी तकड़ी सिक्योरिटी होती थी चंद्रगुप्त के टाइम पे, है ना, कि उनको कोई जहर तक ना दे सके। ठीक है, जो गार्ड्स थे उनके साथ, वो हाथी पे चलते थे। गार्ड्स वर ऑन एलिफेंट्स। ठीक है, क्लियर। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सिटी थी, जो सिटी हुआ करते थे उस टाइम पे मगध में, जैसे पाटलिपुत्र वगैरह है, तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती थी। ठीक है, ब्यूटीफुल सिटीज़। वो काफ़ी इम्प्रेस हुए जो मेगास्थनीज थे। क्लियर। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिंगल स्टोरी हाउसेस बहुत कम होते थे, लेकिन मल्टी स्टोरी हाउसेस भी आपको देखने को मिलते थे। मल्टी स्टोरी हाउसेस। तो आप देख पा रहे कि कितना ज़्यादा पैसा था राजा के पास उस टाइम पे, है ना। तो और जब चलते थे वो, तो साथ में एक गार्डन टाइप उनके साथ जाता था। लाइक जो गार्ड्स थे वो साथ में पिंजरे में, केजेस में बर्ड्स को लेके जाते थे, घास वगैरह लेके जाते थे साथ में, जिससे ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा जंगल उनके साथ चल रहा है। ठीक है, तो गार्डन एंड बर्ड्स जो थी वो उनके साथ चलता था। ये लिखते रहना आप, ठीक है। और हम देखते थे कि जो सिटी थी, जो मगध था, पूरा राज्य था, वो पूरा मैसिव वॉल्स से ढका हुआ था। लाइक मतलब सराउंडेड था, जिससे कोई और राजा उस पर राज लाइक मतलब अटैक जल्दी से ना कर पाए। ऐसे डिफेंसिव मेजर वो होता था। क्लियर। अब ये तो बात कर दी हमने इंडिका की। ये सब किस में दिया गया है, इंडिका में। ठीक है, ये सब इंडिका में दिया गया है, जो किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने। अब हम बात करते हैं कि आपके अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र की बात करते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, पटालीपुत्र। ठीक है, और जिसका जो मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि एम्पायर काफ़ी बड़ा माना जाता है, कि एम्पायर डायनेस्टी से काफ़ी बड़ा होता है, बड़े एरिया में होता है। तो ये जो मौर्यन था, ये एक एम्पायर था पूरा, ये खाली एक डायनेस्टी नहीं थी। क्लियर। तो इसका जो बॉर्डर थे वो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ तक थे। तो नॉर्थ वेस्ट में तो ये टैक्सिला तक था। तक्षशिला की यूनिवर्सिटी भी थी, ठीक है, तो तक्षशिला तक था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नीचे वाला था डेक्कन, डेक्कन के पार्ट तक था। ठीक है, जो आपका साउथ में था, साउथ में डेक्कन तक था, कावेरी तक बल्कि। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में, और सॉरी नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में जो था आपका आसाम तक था। तो आप देख पा रहे कि कितना बड़ा उनका राज्य था, है ना, है ना, काफ़ी बड़ा राज्य था। अब इसमें क्या था कि उनका कंट्रोल करने का जो तरीका था, जो पॉलिटिक्स थी वहाँ की, वो डिफरेंट थी काफ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सिटी की बात करते हैं जिसका नाम है उज्जैन। आपने सुना होगा सिटी के बारे में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी थी। इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि ये कनेक्ट करती थी नॉर्थ एंड साउथ को। तो कोई भी सिटी अगर दो पार्ट को कनेक्ट कर रही है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, है ना, कनेक्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो उज्जैन के बारे में याद रखना, ठीक है। आगे भी हम पढ़ेंगे कि काफ़ी सारी सिटीज़ आई जो काफ़ी फेमस हुई, इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो ये सब। तो पहली सिटी के बारे में बात करते हैं, जो उज्जैन थी वो किसके टाइम पे फेमस थी, मौर्यन के। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ को ये कनेक्ट करती थी। क्लियर। और जो राजा था उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता था किसके ऊपर, उज्जैन के ऊपर, डायरेक्ट कंट्रोल। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कितना बड़ा उनका राज्य था, है ना, कितना बड़ा उनका राज्य था। तो इस राज्य को कंट्रोल करने के लिए अकेला किंग तो कुछ नहीं करेगा, है ना, उसको अपने लाइक मतलब अपने अंडर में काफ़ी बंदे चाहिए। तो वो तो एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 राज्य को अपने अंडर में कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिर्फ डायरेक्ट कंट्रोल जो था राजा का, वो उज्जैन पे था। ठीक है,
बाकी बाकी जगह क्या होता था उसके बारे में भी बात करते हैं। जो बाकी था, ठीक है, वो गवर्न करते थे गवर्नर्स। जो बाकी एरिया था वो गवर्नर्स गवर्न करते थे, ठीक है। जो बाकी एरिया था वो गवर्नर्स गवर्न करते थे। गवर्नर्स होते कौन थे? जनरली राजा के बेटे हुआ करते थे, ठीक है। ये क्या होते थे? राजा के बेटे हुआ करते थे, ठीक है, जिससे कोई धोखा भी ना दे और राजा का काम भी हो जाए, ठीक है। तो वो अपने सन जो होते थे उसके, उनको क्या बना देता था? गवर्नर बना देता था, क्लियर। और वो कहता था कि जाओ टक्सिला जाओ, वहाँ पे जाके कंट्रोल करो, जाओ उधर कावेरी डेल्टा तक जाओ और वहाँ पे जाके कंट्रोल करो, ठीक है। अब इतना बड़ा एम्पायर चलाना है, इतना बड़ा साम्राज्य है, तो उसको चलाने के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, ये ना। तो रिसोर्सेज कहाँ से आती थी उसकी बात कर लेते हैं। रिसोर्सेज कहाँ से आती थी, ठीक है। रिसोर्सेज में देखो, रिसोर्सेज में सबसे पहले टैक्सेस से आती थी रिसोर्सेज, टैक्स कलेक्ट किया जाते थे, ठीक है। टैक्सेस से रिसोर्सेज आती थी और टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स जो थे वो असाइन कर रखे थे, ठीक है, कि भाई, ठीक है, जो ऑफिशियल्स थे वो असाइन कर रखे थे कि एक ऑफिशियल असाइन करते उसको बोलते जा भाई तू उस एरिया का देख और वहाँ से जितना भी टैक्स होता है वो कलेक्ट करके मेरे पास लेके आ। दूसरा ब्लैंकेट्स जो थे, ब्लैंकेट से काफ़ी रिसोर्सेज आते थे उनके, ठीक है। तो ब्लैंकेट्स आपको पता है सर्दियाँ ज़्यादा कहाँ होती है? नॉर्थ साइड है ना। तो नॉर्थ वेस्ट में जो था वहाँ से ब्लैंकेट एज ए रिसोर्स आते थे। फिर आपको देखो तो गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी काफ़ी बड़ी रिसोर्स थी, है ना, काफ़ी महंगा भी हुआ करता था, तो वो साउथ से आता था। कहाँ से आता था? साउथ से। और लास्ट चीज़ जो ट्रिब्यूट्स होते थे, मतलब गिफ्ट्स टाइप मान के चलो, ठीक है। जैसे अभी काफ़ी सेलर्स होते हैं, ठीक है, लाइक मतलब सपोज करो कि आपका कोई दुकान है, ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको अपना सामान बेचना है, जो आपका परमानेंट ग्राहक है जो काफ़ी सारा सामान उठाता है आपसे, तो आप उसको ट्रिब्यूट्स देते हो साल में ना। कोई डायरी देता है, कोई मोबाइल फ़ोन दे देता है, कोई मिठाई के डब्बे भिजवाता है, तो उसको ट्रिब्यूट बोलते हैं, क्लियर। तो ट्रिब्यूट क्या होता था? वो कलेक्ट किया जाता था किससे? ट्रेडर्स से, ठीक है। ट्रेडर्स क्या करते थे? ट्रिब्यूट देते थे, कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, ठीक है। तो ट्रेडर्स से ट्रिब्यूट को कलेक्ट किया जाता था। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सब जो है ये अर्थशास्त्र में दिया गया है, जो किसने लिखी है? चाणक्य या फिर कौटिल्य, ठीक है। तो इसके बाद बिंदुसारा के बारे में इतना कुछ नहीं दे रखा है। उसके बाद आ जाते हैं हम अशोक पे सीधा, ठीक है। तो अशोक काफ़ी पावरफुल किंग हुए अपने टाइम के, और आपने देखा है नोट पे भी एक अशोक जो होता है उनका एक सिंबल जो है वो देखने को मिलता है ना। तो वो सब हम देखेंगे। तो अशोक के बारे में बात करते हैं। तो अशोक जो थे वो शुरू में काफ़ी लाइक मतलब पावर चाहते थे कि मैं यहाँ भी राज करूँ, वहाँ भी राज करूँ, ठीक है। तो वांटेड पावर बैडली। ये लिखते रहना आप, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स होंगे तभी आप आगे इसको रिवाइज कर पाएंगे वापस से। और इन्होंने काफ़ी सारी बैटल्स को वॉन भी किया है, काफ़ी फाइट्स लड़ी है, ठीक है, मैनी बैटल्स। अब हुआ क्या, एक कलिंग की वॉर हुई। कलिंग की वॉर में ये कलिंग को अपना एरिया बनाना चाहते थे। देखो यहाँ पे आपको कलिंग दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे अपना राज करना चाहते थे वो। तो मैं आपको बता रहा था कि इनका लाइक जब चंद्रगुप्त थे तो उनका राज्य कहाँ कहाँ तक था। तो यहाँ पे टक्सिला तक था। शायद इसमें एक और मैप दे रखा हूँ, मैं भी मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज उसी से मैं आपको बता दूँगा। नहीं दे रखा तो इसी से देख लेते हैं। तो जो नॉर्थ वेस्ट था, तो चंद्रगुप्त का एरिया यहाँ तक हुआ करता था, टक्सिला तक, यहाँ तक होता था, और यहाँ पे डेक्कन तक होता था। तो इतना बड़ा एरिया होता था टोटल, और इतने बड़े एरिया को गवर्न करने के लिए चंद्रगुप्त को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। और लाइक उसने काफ़ी सारे गवर्नर्स असाइन किए, जिससे उसको थोड़ा काम कम हो जाए और बर्डन कम हो जाए, और अच्छे से उसकी जो पॉलिटिक्स है वो चल सके। और जनरली कौन होते थे गवर्नर्स? उसके बेटे होते थे, ठीक है। अदरवाइज़ किसी और को कर दिया तो हो सकता है कि वो गद्दी पलट के अपने आप बैठ जाए कुर्सी पे ना। तो वो था। लेकिन अशोक जब आया उन्होंने काफ़ी सारी बैटल्स को जीता, और एक कलिंग में एक बैटल हो रही थी
जिसको ऑलरेडी जीत चुके थे, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने देखा कलिंग की बैटल के बारे में, कलिंग में देखा उन्होंने कि हुआ क्या। तो कलिंग के बारे में बात करते हैं। कलिंग में हुआ क्या, अराउंड 1.5 लाख लोग मारे गए। ठीक है, अराउंड 1.5 लाख कैप्चर हो गए, 1.5 लाख है ना, कैप्चर मतलब पकड़ लिए गए। तो उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे ब्राह्मण्स और मॉन्क्स जो थे वो भी मरे। ठीक है, मॉन्क्स एंड ब्राह्मण्स जो थे वो भी मरे। ठीक है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा, बहुत बुरा लगा कि ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं मेरी वजह से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ब्लड शेड की वजह से जो है अपना जो कॉन्क्वेस्ट था पूरे जो इंडिया पे राज करने का, उसको छोड़ दिया। ठीक है, ही गेव अप हिज कॉन्क्वेस्ट, और उन्होंने क्या किया, एक धर्म अपना अपना लिया, एडॉप्टेड धमा। ठीक है, उन्होंने धमा अपना लिया और वो फॉलोवर बन गए किसके, बुद्धा के, है ना। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ बुद्धा के बारे में, है ना, गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो बुद्ध के वो क्या बन चुके, फॉलोवर। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैंने एक धमा अपनाया है, एक धर्म अपनाया है। ठीक है, जिसमें 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं जैनिज़्म के बारे में आपको 5 चीज़ें बताई थी, 5 रूल्स होते थे ना। बुद्धिज़्म में आपको अपना लाइक मतलब झूठ नहीं बोलना है, और वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। नो किलिंग, और वो जैनिज़्म में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। तो उसी तरह इन्होंने भी 3 रूल्स दिए। पहला कि किसी भी रिलीजन पे विश्वास ना करो। ठीक है, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले नॉन रिलीजियस या नॉन रिलीजन। ठीक है, कोई भी रिलीजन नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक यूनिटी है और कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, एडॉप्ट पीस, शांति। ठीक है, और शांति अपनाओ, कोई भी लड़ाई नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि जो यज्ञ होते थे और बलि चढ़ाई जाती थी, वो सब भी छोड़ दो। उन्होंने कहा नो रिचुअल्स, नो रिचुअल्स। वही रिचुअल्स मतलब जैसे कि ट्यूसडे को नेल्स नहीं काटने हैं, बाल नहीं धोने हैं, ये नहीं करना है, तो वो सब उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ दो। ठीक है, तो उनके 3 जो मेन रूल्स थे उनके धर्म के। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें लगा कि अब उनका जो काम है वो वॉर ना जीत के और जगह पे कब्जा ना करके उन्हें क्या करना है, ये जो उनका धर्म है, ये धम्मा है जो, उसको उन्हें फैलाना है। ठीक है, उसको स्प्रेड करना है। तो उसके स्प्रेड के साथ साथ वो बुद्ध के फॉलोवर थे, तो बुद्धिज़्म भी स्प्रेड होगा। क्लियर, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि अब हम जो धम्मा है उसको स्प्रेड करेंगे, स्प्रेडिंग धम्मा। तो उन्होंने 2 तरीके से किया। ठीक है, अशोकन पिलर के बारे में आपने सुना होगा, है ना, वो जो शेर बने रहते हैं 3, है ना, देखा भी होगा, नोट्स पे होता है अपने, है ना, 50 रुपए के नोट पे था शायद, है ना। तो स्प्रेडिंग धम्मा। ठीक है, तो कैसे 2 तरीके उन्होंने अपनाए। एक तो इंस्क्रिप्शंस लिखने शुरू किए। इंस्क्रिप्शंस में आपको बता ही चुका हूँ, इंस्क्राइब करके हार्ड सरफेस पे लिखते थे। ठीक है, तो अशोकन पिलर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का दिखता है कुछ। देखो, इस टाइप का होता था। ऊपर वाला पार्ट है ये जो है, ये ऊपर वाला पार्ट है। नीचे एक पत्थर का और पार्ट होता था जिस पे इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शन मतलब किसी भी हार्ड सरफेस पे जो स्क्राइब करके लिखते हैं उसको ही हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, पिछली वीडियोज़ को एक बार देख लेना वापस से। क्लियर, ओके। तो ये उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखने शुरू किए। इंस्क्रिप्शन में वो लिखते थे, यही बातें लिखते थे कि कोई रिलीजन नहीं होता है, पीस को फॉलो करो, कोई रिचुअल नहीं करना है, तो ये सब अच्छे इंसान बनो। तो ये सब वो फैलाने लगे। तो इंस्क्रिप्शन कहाँ होते थे, उनके पिलर्स पे होते थे। अलग अलग जगह उन्होंने पिलर्स बनवाए, काफ़ी खर्चा भी किया। ठीक है, और दूसरा जो वे था उनका, उन्होंने मैसेंजर्स असाइन कर दिए, है ना। गॉड के मैसेंजर्स होते, जैसे जीसस क्राइस्ट का जो वो लेके जाते थे,
मैसेजेस लेके जाते थे ना, तो वो सब उन्होंने मैसेंजर इस टाइप से मैसेंजर असाइन कर दिए, और मैसेंजर्स को बोला गया धमा महामंता। क्या बोला गया? धम महामंता। महामंता में भी महामंत्री है ना, जस्ट सेकेंड, धमा महामंता। तो ये जो वर्ड्स है, ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। कीवर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे मे बी आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो जैसे महामंता हुआ या फिर वेटी हुआ, आगे हम बात करेंगे उस सब के बारे में। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं, कुछ स्पेशल जो वर्ड्स है। ठीक है, तो टैक्सेस वगैरह के भी बारे में भी आपको याद रखना है, किंगडम वगैरह, डायनेस्टी वगैरह, इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे उन्होंने क्या किया, धमा महामंता साइन किया। ये धमा महामंता कौन होते थे? ये सब गवर्नर्स वगैरह होते थे, उनकी जो मंत्रियों की टीम हुआ करती थी, उसी में से उन्होंने लोगों को सेलेक्ट किया और कहा जाओ, अब तुम्हारा काम लड़ना नहीं रहा, पॉलिटिक्स देखना नहीं रहा, अब तुम लोगों के पास जाओ और वहाँ पे जो मेरा धर्म है उसको फैलाओ, जो ये धर्म है उसको फैलाओ। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने दो तरीके से धर्म को फैलाने की कोशिश की। जो उनका धमा था, एक तो इंस्क्रिप्शंस लिख के जो पिलर्स पे लिखे गए, जिनको हम अशोकन पिलर्स बोलते हैं, ऊपर 3 शेर होते थे। ठीक है, और नीचे एक पत्थर होता था जिस पे लिखा जाता था इंस्क्राइब करके। ठीक है, और दूसरा मैसेंजर्स को भेजते थे जिनको धमा महामंतास बोलते थे। और वे कहाँ कहाँ फैला के, इवन सीरिया, इजिप्ट, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन सीरिया में भी, ठीक है, इजिप्ट में भी, ग्रीस में भी, और श्रीलंका में भी, यहाँ सब उन्होंने धर्म को फैलाया। ठीक है, यहाँ सब फैलाया धर्म को, और इसके साथ साथ उनका धमा फैलने के साथ साथ बुद्धिज़्म भी फैला। ठीक है, बुद्धिज़्म भी स्प्रेड हुआ। तो इसी के साथ आज का आपका जो ये चैप्टर है ये एंड होता है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जब 185 का जो पीरियड था, जब ये एंड हो गया था, हमारा मौर्यन डायनेस्टी का एंड हुआ, यहाँ पे कहीं एक बार देख लेते हैं। वन 185 के अराउंड यहाँ पे एंड हो गया था, और ये मौर्यन जो था पीरियड चला। ठीक है, यहाँ पे जब एंड हुआ तो आखिरी जो राजा थे उनका नाम था बृहद्रथा। आखिरी राजा थे जो मौर्यन डायनेस्टी के, उनका नाम था बृहद्रथा, और उनको पुष्यमित्र शुंग करके, एक शुंग डायनेस्टी के राजा थे पुष्यमित्र शुंग करके। तो जो बृहद्रथा थे, उन पे अटैक किया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ये नाम आपको याद रखने हैं, जो शुंग डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, और उन्होंने बृहद्रथा को हरा दिया। क्लियर? और अपनी जो डायनेस्टी थी शुंग डायनेस्टी, उसको जो है सेंट्रल इंडिया में एस्टेब्लिश कर लिया। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू।